शिवा सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार महेंद्र। सर, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है और इब्राहिम रईसी की ऐसे वक्त में मौत हुई है जब मिडल ईस्ट में शांति और स्थिरता में तेहरान की भूमिका पे जोर दिया जा रहा है। अब भारत समेत पूरी दुनिया की नज़र इस पे लगी हुई है कि आखिर अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें कोई साजिश तो नहीं है जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या कहते हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखो मनविंदर, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है और इसके चार रीजन हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले अपने व्यूअर्स को बताएं कि जो मोहम्मद अब जो रियासी थे प्रेसिडेंट ईरान के, वो गए हुए थे अजरबैजान और प्रेसिडेंट अजरबैजान के साथ उन्होंने जॉइंट इनॉग्रेशन करना था। आरस नदी है उसके ऊपर जो डैम था उस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए अजरबैजान और ईरान के जो रिलेशन हैं वो कोई खास अच्छे नहीं रहे। उसकी वजह है कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी कुछ एक साल पहले, तो उसके अंदर अजरबैजान की जीत का मेन श्रेय जाता था इजराइल और टर्की पे, जिन्होंने उसको हथियार दिए थे। और जबकि ईरान जो था वो खड़ा हुआ था आर्मेनिया के साथ, जबकि आर्मेनिया एक जो क्रिश्चियन देश है और यूरोपियन ज़्यादातर लोग हैं, मगर ईरान उनके साथ खड़ा हुआ था। कहने का मतलब है कि ईरान और अजरबैजान के जो रिलेशन हैं वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रहे हैं। कुछ एक अभी उसमें उतार चढ़ाव तो था ही, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मगर ये सच्चाई है कि अजरबैजान के कुछ इलाकों में मोसाद बहुत सक्रिय है। अब हम देखते हैं कि ये रीजन क्या हो सकते हैं। इब्राहिम रासी के जो प्लेन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके चार बड़े रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मौसम की खराबी, और धुंध बहुत थी, बारिश भी हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, एक कारण वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैकेनिकल और टेक्निकल फेलियर हो, क्योंकि ये जो बैल 212 हेलीकॉप्टर हैं ये वियतनाम वार एरा के हैं, 1979 से पहले आए हुए हैं। इनके अभी इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं ईरान पे, अमेरिकन हैं, सिंगल इंजन हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं, और स्पेयर पार्ट्स ना होने के कारण भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर। तीसरा हो सकता है पायलट एरर हो सकता है, क्योंकि पायलट एरर भी एक ऐसी चीज़ है कि आज तक जितने भी एक सुसाइड के तो क्या कहोगे कि जो बेसिकली एक प्रकार से जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें देखा गया है कि पायलट एरर सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है, तो वो भी हो सकता है। और जो चौथा है, जो इम्पोर्टेंट जिसकी बात लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई इसके ऊपर साजिश हो, सबोटाज हुआ हो। उसके जो सबोटाज की बात आती है तो उसकी सुई की घड़ी जो है वो मसवाद की तरफ पॉइंट करती है कि मसाद क्योंकि अजरबैजान के इलाके में सक्रिय था, हो सकता है मसाद इन्वॉल्व हो अगर अगर सबोटाज हुआ है। मगर कहीं ना कहीं सबोटाज के अंदर एक और भी चीज़ आती है कि इंटरनल डिसेंट भी था। जो इंटरनल डिसेंट क्यों था, क्योंकि इकॉनमी अच्छा नहीं करी थी, और ऐसे में जो अब चंद एक समय पहले एंटी हिजाब जो प्रोसेशन हुआ था, प्रोटेस्ट औरतों ने किया था वहाँ पर, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुए थे, और काफ़ी जो औरतों को गायब भी कर दिया गया था और उनकी कैजुअलिटी बहुत हुई थी। कुछ पास्ट जो इब्राहिम रियासी का है कि वो जब पहले जुडिशरी में थे तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग थे। तो उन्होंने जो ईरान इराक वॉर के बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको भी काफ़ी लोगों को एग्जीक्यूशन कराया था। तो ये कई चंद एक रीजन इंटरनल डिसेंट के भी हैं, कहीं ना कहीं उंगली वहाँ पर भी उठ रही है। मगर क्या असली रीजन है इसका कहना अभी बड़ा मुश्किल है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ईरान के, उन्होंने ऑर्डर कर दिए। मगर इससे पहले कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी आती है इसमें, जब बात आती कि वेदर की खराबी के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें एक ही चीज़ है कि 3 हेलीकॉप्टर थे।
जो तीनों हेलीकॉप्टर थे, सबसे इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर था प्रेसिडेंट का। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर जो थे वो रिजर्व थे, रिजर्व 1 और 2। तो हेलीकॉप्टर जब प्रेसिडेंट चलता है तो उससे पहले कोई एक हेलीकॉप्टर चलेगा और एक पीछे चलेगा। जो अगला हेलीकॉप्टर है वो रास्ता देखता जाता है, अगर रास्ते में कुछ खराबी है तो वो बताता है। इसमें विडंबना है कि प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर वो तो क्रैश हो जाता है, दूसरे हैं वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं। उनका मिलाप होना चाहिए था, उनको इमीडिएटली एक्शन लेना था। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एज पर द एसओपी जो नॉर्मली हर एक देश में होती है, नंबर 1 और 2 इकट्ठे नहीं बैठते। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी और जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो एक ही हेलीकॉप्टर में थे, ये भी एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। तो ये जो चीजें जब देखी जाती हैं तो फिर कहीं शक लगता है कि वाकई क्या ये एक पुअर वेदर कंडीशन के कारण हुआ या इसके अंदर कुछ और है। तो इसको इन्वेस्टिगेट के लिए अभी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। तो दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। मगर अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या असली रीजन है जो इसका एक्सीडेंट का कॉज है। और इसको यही कह सकते हैं, जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो हम कुछ नहीं कह सकते। मनविंदर। सर आपने सही कहा, लेकिन मैं शाम को देख रही थी कुछ खबरें इस तरीके की चल रही हैं सर कि कोई लेजर से अटैक किया गया है, इज इट? देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा है वो सबोटाज में आता है कि क्या अगर मैंने जो 4 थ्योरी बताई कि एक बैड वेदर है, एक आपका टेक्निकल और मैकेनिकल फेलियर, पायलट एरर और एक सबोटाज। सबोटाज कैसे किया जा सकता है, किसने किया? क्या मोसाद ने किया? मोसाद ने किया तो कैसे किया? क्या उसने लेजर जी। का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, क्या किया वो तो कुछ कह नहीं सकते, मगर बिल्कुल हो सकता है। क्या इंटरनेट डिसेंट था? कोई इंटरनली तो कोई हेक्टर के अंदर छेड़खानी तो नहीं की थी जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। तो ये तो तभी पता चलेगा मनविंदर जब एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। आपने सर बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन अब मूल सवाल पे आते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, कैसा होगा? हाँ, अभी देखो सच्चाई ये है कि हुआ क्या है कि जो ईरान का एक कॉन्स्टिट्यूशन की बनावट है, जो सुप्रीम लीडर हैं जो अयातुल्लाह अल खमानी, वो ही पावरफुल है, वही डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को संभालते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो ज़्यादातर इंटरफेस है सुप्रीम लीडर और पब्लिक और बाकी जो उनका कैबिनेट है। तो ये सच्चाई है कि कोई पॉलिसी में तो कोई खास फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि अयातुल्लाह अल खमानी जो हैं वो अभी भी कंट्रोल में रहेंगे। मगर नुकसान क्या हुआ, इब्राहिम रईसी को एक सक्सेसर माना जाता था अयातुल्लाह अल खमानी का, क्योंकि उनकी उम्र 85 साल हो गई थी। ये सोचा जा रहा था कि उनके अगर कुछ हो जाता है या वो रिजाइन करते हैं तो फिर अयातुल्लाह अल खमानी का जो सक्सेसर है वो इब्राहिम रईसी होगा। अब वो बात नहीं रही। अब इनको पहले तो प्रेसिडेंट का पता जो है, इलेक्शन है 28 जून को। प्रेसिडेंट को कौन होगा वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है 50 दिन के लिए एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है, उनके वाइस प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जैसे भारत के कैबिनेट मिनिस्टर। और जी, फर्स्ट जी। अमाउंट द इक्वल जो वाइस प्रेसिडेंट था मोहम्मद मुबारक, वो उसको अभी प्रेसिडेंट एक्टिंग सेलेक्ट किया है और वो 28 जून को एक प्रकार से इलेक्शन होंगे। तब कौन प्रेसिडेंट बढ़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन है जो कि अभी कंटेंडर हैं, और अगर उनमें से कोई बनता है तो क्या आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स हो सकती है ईरान की। सर इब्राहिम रईसी के उत्तराधिकारी को लेकर के ईरान में भी उनके मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। नया राष्ट्रपति रईसी की तरह ही कट्टर छवि वाला होगा या फिर हसन रूहानी की तरह थोड़ा-सा सॉफ्ट उदार होगा। इस पर मतलब भारत भी इस पे पूरी नज़र रखे हुए है और काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि देख रहे हैं हम लोग बहुत सावधानी से। सर आप क्या सोचते हैं? आई मीन आपका टेक क्या होगा इस पे? हाँ, बिल्कुल। पहले तो देखते हैं इब्राहिम रईसी बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि
हार्ड लाइन प्रोसिक्यूटर थे। जिस प्रकार से वो जुडिशरी में थे, जिस प्रकार से उन्होंने सजाए मौत लोगों को दी थी, तो जी, इसमें जी, कोई जी, जी। डाउट नहीं, हार्ड लाइनर प्रोसिक्यूटर थे और हुँ। अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रेसिडेंट थे। एक हार्ड लाइनर थे, आयतुल्ला अल खमानी के क्लोज माने जाते थे। अभी कुछ एक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट ईरान में हो रही थी। एक तो सच्चाई है कि इन्होंने आयरन हैंड से ये एंटी हिजाब जो प्रोटेस्ट थी उसको दबाया, उसको कुचला। उसके बाद इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही, जो इनका रियाल है करेंसी ईरान की, वो काफ़ी गिर चुकी है। कुछ लास्ट 2-3 साल में ऑलमोस्ट 35 टू 40% डॉलर के मुकाबले। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही थी ईरान में, वो है न्यूक्लियर के एक प्रकार कंट्री बनना। अब जो ईरान है वो उस कतार पे पहुंच गया है कि उसने 93% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच कर दिया है, और अब वो ऐसी लास्ट स्टेज पे है जबकि वो अपने कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को न्यूक्लियर देश डिक्लेयर करने वाला है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इब्राहिम रासी इसको के बहुत इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो हार्ड लाइनर है। वो चाहते थे कि ईरान एक प्रकार से न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बने, और उसके चांसेस बहुत थे अगर इब्राहिम रासी रहते। तो ऐसा है कि क्या अगला प्रेसिडेंट इसको लेके चलेगा या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ एक नाम आ रहे हैं जो कि अगला हुँ, हुँ। प्रेसिडेंट हो सकता है। एक तो जो अयातुल्ला अल खमानी है उनका लड़का, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, मगर उसके काउंटर में भी है कि हेरिडेटरी होगा, मगर ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मगर उनका भी नाम है। दूसरा एक नाम है जो अल्लातुल्ला खोमैनी था, जो सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे, उनका जो ग्रैंडसन है वो भी कहते हैं कि एक कंटेंडर है, और बाकी भी कोई कंटेंडर हो सकता है। अब वो तो 28 जून को पता चलेगा कि कौन जीतता है, मगर क्या वो हार्ड लाइडर होगा जिस प्रकार से इब्राहिम रासी है, या एक सॉफ्ट होगा जिससे पहले कि जो रूहानी थे, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रासी से, क्योंकि रूहानी को उन्होंने साइड लाइन कर दिया था और उसको इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया था इब्राहिम रासी जब प्रेसिडेंट बने थे। और ऐसा लगता है कि एक हार्ड लाइन अप्रोच अडॉप्ट कर ली थी ईरान ने। क्या वो हार्ड लाइन अप्रोच अब कंटिन्यू रहेगी, या उसके अंदर कोई सॉफ्टनिंग अप होगा, ये तो टाइम ही बताएगा जब ये इलेक्शन होंगे। पर चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि अयातुल्ला अल खमानी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगले प्रेसिडेंट के लिए। चाहे मानते हैं कि इलेक्शन होंगे और वो 28 जून को है ईरान में, फिर भी इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मनविंदर। सर मोज़तफ़ा का भी नाम आ रहा है। उन्होंने उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका जो लाइफ़स्टाइल है, उनका जो अ, प्रोफ़ाइल है, वो काफ़ी लो रहा है। यही नहीं मतलब उनके पास अनुभव भी नहीं है। आई मीन उनका जो अनुभव है वो भी बहुत कम है। मगर इब्राहिम रईसी के चले जाने के बाद ईरान में राष्ट्रपति पद की रेस में ऐसा समझा जा रहा है कि वो सबसे आगे होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या सीन देख पा रहे हैं आप? देखो, ये सच्चाई है कि मनविंदर कौन होगा वो तो टाइम बताएगा, मगर वही होगा जो कि आयतुल्ला अल खमानी की एक प्रकार से उंगली जाएगी, और जिसको वो चाहेंगे उसी की तरफ मेरे को लगता है झुकाव होगा। क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कौन कौन इलेक्शन में खड़े होंगे। पर मुस्तफ़ा क्या बताया आपने, वाकई उनका एक्सपीरियंस कम है, मगर ये ऑल डिपेंड कि अयातुल्ला अल खमानी किसको चाहते हैं प्रेसिडेंट बने, क्योंकि जब उसकी तरफ इशारा होगा तो फिर मुझे लगता है लोगों का झुकाव भी हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अभी एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गई है, क्योंकि इब्राहिम राइसी यही नहीं कि वो प्रेसिडेंट थे, बल्कि वो सक्सेशन लाइन में जो अयातुल्ला अल खमानी की जगह लेने के लिए एक प्रकार तैयार किए जा रहे थे। तो अभी एक तो ये सेलेक्ट करना कि कौन अगला प्रेसिडेंट होगा, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मुस्तफ़ा का भी नाम है, इसमें कोई शक नहीं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अयातुल्ला अल खमानी, जो प्रेजेंट सुप्रीम लीडर हैं। खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ होता है, या वो रिजाइन करेंगे आने वाले समय में, उनका कौन सक्सेसर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में अभी एकदम जो क्वेश्चन मार्क लग गया। क्योंकि इब्राहिम राइसी प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि वो अगले सक्सेशन के लिए भी तैयार किए जा रहे थे। मनविंदर। सर आप भी जान रहे हैं कि
हमास के हमलों में तेहरान की तेहरान का इम्पैक्ट था, और राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ईरान के जो पूर्व चीफ थे, जस्टिस और टॉप प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, जिनकी भूमिका आपने अभी टच भी की थी। 1988 में ईरानी राजनीतिक कैदियों की उन्होंने जी, सामूहिक फांसी में उनकी भूमिका रही है। इस वजह से रईसी की काफ़ी आलोचना भी हुई थी और उन्हें अमेरिका से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। अब इस बिल्कुल। समय जो जियोपॉलिटिक्स का रुख बन रहा है, आई मीन जो इंटरनेशनल रिलेशन है, स्पेशली इज़राइल और हमास की जो लड़ाई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो ये देखना पड़ेगा मनविंदर, आपने ये जो बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि हुँ, इब्राहिम रईसी जो हैं वो मेजर जनरल सुलेमानी थे जिनको मार गिराया था अमेरिका ने, और एक और नुमाइंदे थे। इन तीनों ने रोल प्ले किया है कि ये जो प्रॉक्सीज बनाई हैं, कम से कम 7 से 10 प्रॉक्सी इन्होंने बनाई हैं पूरे वर्ल्ड में जो काम करेंगे, और इनमें से जो 3 अभी बहुत मेन हैं, जिस प्रकार से हमास है जो इजराइल के साथ लड़ रहा है, उसके बाद हिजबुल्लाह है जो लेबनान में है, जो इजराइल के ऊपर बार बार एक प्रकार मिसाइल और रॉकेट्स दागता है। इसके बाद होती रेबल्स हैं जो यमन में हैं, जो रेड सी के अंदर बहुत सक्रिय हैं। इसके अलावा और भी 5 से 6 ऐसी प्रॉक्सीज हैं वर्ल्ड में जिनको क्रिएट किया था इस टीम ने, जिस टीम के लीडर थे बेसिकली इब्राहिम रईसी, जिसके साथ मेजर जनरल सुलेमानी भी थे और एक और टीम कमांडर। और ये जो आईआरजीसी है उसको भी ज़्यादा पावर देना आर्मी के बनस्पत भी इनका ही एक ब्रेन वेव है। बेसिकली ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सच्चाई है। अभी एकदम इनकी मौत होने के कारण ये फर्क तो पड़ेगा। अब सच्चाई ये भी है कि जिस प्रकार से ये प्रॉक्सीज हैं, यही लड़ाई ईरान मुझे नहीं लगता डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहेगा किसी लड़ाई में, क्योंकि अब कितना खोखला है ईरान ये दिख गया है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि अगर मान के चले हम कि इसके अंदर मौसम का ही खराब होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, तो ये एक विडंबना है कि 1979 से पहले वाला जो बेल हेलीकॉप्टर जो सिंगल इंजन है, जिसको कोई भी वीआईपी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, उसका इस्तेमाल अभी भी ईरान कर रहा है, जबकि उसके ने आज की तारीख में वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन बनाया है, शाहीद ड्रोन, जो उसने रूस को दिया है, और रूस ने यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा नुकसान उससे किया है। उससे वो हेलीकॉप्टर ले सकता था, अच्छे से अच्छे हेलीकॉप्टर मी-17V जो भारत ने लिए हुए हैं, बाकी ने। तो ये एक बड़ा अचरज सी बात है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ईरान अपने प्रेसिडेंट के लिए कर रहा था। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी अच्छी है, मगर ये जो सर्च किया गया कि 24 घंटे तक ये नहीं पता चला इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा है तो कहाँ गिरा है। तो जो सर्च किया तो वो टर्की के ड्रोन है, उन्होंने ही डिटेक्ट किया। तो ईरान वो भी सक्सेसफुल। तो ईरान की काबिलियत और क्षमता पे काफ़ी उंगलियां उठने लगी कि एक तरफ तो उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा माना जाता है, जिस प्रकार से उसने मिसाइल भी बना ली हैं, ड्रोन्स भी बनाए हैं जैसे शाही ड्रोन्स हैं, मगर एट द सेम टाइम एक ऐसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना जो कि प्री वियतनाम वॉर एरा का है, सिंगल इंजन है, जो कि आज की तारीख में कोई दूसरा देश अपने वीआईपी के लिए नहीं करता, और फिर ब्लेम करना अमेरिका को कि स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए, तो ये तो एक प्रकार से विडंबना है। स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेंगे जब इकोनॉमिक सैंक्शन है। तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ईरान का जो कैपेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया है इस चीज से। तो अब सच्चाई है कि ये लड़ाई जो चल रही है इजराइल हमास की, इसके अंदर ईरान मुझे लगता नहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन पहले लगी हुए हैं, और इकोनॉमिक सैंक्शन लगी तो डिसेंट हो जाएगा इंटरनल ईरान के अंदर। अब ईरान के अंदर जो इंटरनल डिसेंट है वो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था वो उसने ईरान को हिला दिया था, अगर आप ध्यान दें तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड जी। नहीं थी, जबकि औरतें सड़कों पे आ गई थी और मरने मारने को तैयार थी। तो ये मुझे लगता नहीं जी। कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, ये प्रोक्सीज के थ्रू ही करेगा।
मनमिंदर। सर, अब इस समय अगर देखें तो ईरान में भले ही रईसी के लीडरशिप में कट्टरपंथी सरकार थी, माना, लेकिन भारत हमारे जो अपने मतलब थे, जो हमारे अपने हित थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप थी, वो सही थी। और अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात की और इस दौरान दोनों लोगों के बीच में बातचीत भी होती है और इस मुलाकात के बाद ही उसी समय ये चीज़ें तय हो गई थी कि चाबहार पोर्ट पर हम डील करेंगे और वो फाइनल भी हो गई लास्ट वीक। अब आगे सर क्या देखते हैं आप? देखो, भारत के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत चाहेगा ईरान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि भारत के लिए चाबार पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो गेटवे टू यूरोप और रशिया माना जाता है, प्लस सेंट्रल एशियन स्टेट। अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी वो हुई थी P5+1, और उसके बाद इकोनॉमिक जो सैंक्शन थी ईरान के ऊपर उसको रिलैक्स कर दिया गया। मगर 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इससे बाहर निकल गए, जिसको बोलते हैं JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सभी को मूर्ख बना रहा है, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन तो हमने हटा दी, मगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी करता था। इसलिए अमेरिका उससे निकला और अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका के सैंक्शन के कारण हम वहाँ से 28% ऑयल लेते थे, जो कि सस्ता भी था और नज़दीक भी था। हमें 0% करना पड़ा, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक सैंक्शन लगी थी, काउंटिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन है। मगर उस समय भी भारत ने चाबार के बारे में बात की थी अमेरिका से, कहा था कि चाबार ये भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट रूट है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट में बाईपासिंग पाकिस्तान। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाबार से अफगानिस्तान, सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है और फिर ये ईस्ट यूरोप और रशिया को जोड़ता है। तो इसमें जो है 15 से 18% वर्ल्ड का ट्रेड इसमें जाएगा। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 1.6 के करीब बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी उस समय भी कि अमेरिका इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। मगर ये अलग बात है कि अभी जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि भाई ईरान के ऊपर तो सैंक्शन हैं, अगर ईरान के साथ कोई भी कंपनी डील करेगी उसके ऊपर भी सैंक्शन लेंगे। मगर कहना और करने में फ़र्क है। हमें लगता नहीं कि करेगी इतनी बड़ी गलती अमेरिका, क्योंकि जब हमने S-400 खरीदा, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उस समय हमारे से पहले टर्की और चीन ने भी खरीदा, मगर अमेरिका ने उनके ऊपर तो सैंक्शन लगाई। टर्की के ऊपर F-35 भी कैंसिल कर दिए, क्योंकि उससे वो टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है S-400, और चीन पे भी लगा, मगर भारत पे आज तक उसने सैंक्शन नहीं लगाई। और हमने 5 रेजिमेंट में से 3 हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने उनको प्रूव किया कि जब हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था तो आपने हमें मना कर दिया। अब आप पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, हमने S-400 पहले ही डील कर दी। तो अमेरिका ने इसको समझा था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो लगता ऐसा है कि चाबार पे भी सैंक्शन नहीं लगे। चाबार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका भी समझता है कि अगर उसको गवादार में चीन का बोलबाला को काउंटर करना है तो चाबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चाबार के ऊपर सैंक्शन लगेगी। भारत चाबार को अभी उसको डेवलप भी करेगा और ऑपरेट भी करेगा अगले 10 साल। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है सेंट्रल एशियन स्टेट से बहुत बढ़ेगा, जो कि रिच है एनर्जी और ऑयल में, और प्लस रूस और यूरोप को, ईस्ट यूरोप जाने के लिए सबसे छोटा रूट है। तो मुझे लगता है कि नहीं हुआ, और भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है वो रिश्ते बरकरार रहेंगे। मनमिंदर, आपने सर सही कहा कि रिश्ते जो हैं वो बने रहेंगे ऐसे ही, लेकिन अब जो हमारी चाबार पोर्ट का जो डील एक सैंक्शन हो चुकी है 10 साल के लिए, तो ये 10 साल के लिए डू यू थिंक कि ये ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई अड़चन तो नहीं आएगी, वहाँ चाहे किसी का भी शासन रहे? ना, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है। ये इकोनॉमी बहुत हिट कर गई है ईरान की। ईरान को साथी चाहिए। ईरान को इकोनॉमिक सैंक्शन के कारण उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी
बहुत गिर गई है। और भारत अगर 4 बार डेवलप करता है और वहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो ये तो सच्चाई है कि ईरान को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पोर्ट उसका है। तो मुझे लगता नहीं कि चाहे वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट बने, भारत और ईरान के रिलेशन में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और दोनों समझते हैं कि चाबार पोर्ट जो है वो दोनों की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनविंदर। ये सवाल मैंने इसलिए सर किया था कि लास्ट जो हमने शो किया था, हाँ, उसमें हाँ। ये बात आ रही थी चाबार को लेकर के, जो हमने शो किया था, हुँ, हुँ। उसमें हमने ये भी बात की थी कि अमेरिका इसमें अड़ंगा लगा रहा है। अब जो वहाँ शासक बनेगा, उसके क्या रिलेशन होते हैं वहाँ पर, आई मीन यूएस के साथ, ये भी थोड़ी-सी देखने की बात होगी ना। हालाँकि हमारे यहाँ हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल वो मतलब सधी हुई है, फिर भी मतलब अब मुझे लगता सर नहीं, क्योंकि अमेरिका भी समझता है इस चीज़ को, क्योंकि अमेरिका को भी पूरी जियोपॉलिटिक्स समझ आ रही है। तो ये सच्चाई है, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा और हमारे रिश्ते बरकरार रहेंगे। कोई भी प्रेसिडेंट आए या अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट बने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, भारत और अमेरिका के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, भारत और ईरान के रिलेशन भी अच्छे होंगे और चाबार पोर्ट 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा और मुझे लगता है इसके आगे भी भारत के रिलेशन बढ़ते जाएंगे। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे व्यूअर्स को और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक जय यू। हिंद, जय भारत। थैंक यू मनोज, जय हिंद। तो आपने दर्शकों देखा कि अ, ज़रा-सा भी किसी भी देश में रद्द-बदल होता है, तो सबकी अ, नज़रें जो हैं, वहाँ के शासक पे लग जाती हैं। और मैं जनरल सिवाच ने जो जानकारी आपको दी है, मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपने उसको किस तरीके से लिया, क्या सोचते हैं आप? और आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो पे आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।